हेलो बच्चों, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, इस महामारी से बचना है। ऑनलाइन क्लास का आज पहला क्लास 7 पार्ट 3 लेसन 3 पार्ट का नाम है हिमालय की बेटियां। पार्ट का नाम हिमालय की बेटियां और लेखक का नाम नागार्जुन। पहले भी पढ़ाया है क्लास में या नहीं भी पढ़ाया है तो अच्छी तरीके से सुनना है, क्योंकि लेसन के अंदर से भी छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुविकल्पीय प्रश्न कक्षा में भी बताया है, लिखाया भी गया है, तो लेसन के अंदर से भी बहुविकल्पीय प्रश्न के तौर पर पूछा जा सकता है, तो सुनना है अच्छा से। यह पाठ लेखक नागार्जुन ने लिखा है, जिसमें उन्होंने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। किसके बारे में? तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में। ध्यान रखना है, हिमालय से निकलने वाली नदियों बहुत अधिक है, लेकिन इसमें इस पाठ में जो जिक्र किया गया है वो गंगा, यमुना, सतलुज, ये बहुत बड़ी नदी है, भारत के लिए खासतौर से बहुत बड़ी नदी। लेकिन समतल मैदान में ये दूर से जब लेखक इसको देखता है तो बहुत गंभीर दिखाई देती है। बहुत गंभीर कहने का मतलब बिल्कुल शांत, लगता ही नहीं है जो कि ये आगे की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल गंभीर रूप से, शांत रूप से बहती जाती है। तो उसको देखकर लेखक के मन में इसके प्रति श्रद्धा का भाव आता है। और लेखक ने जब इन नदियों को हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखा, हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखने का मतलब क्या हुआ? हिमालय की ऊंची चोटी पर जाकर के, और जब इस नदियों को देखता है जहाँ से वो निकली है, हिमालय की गोद से निकली है ये नदियाँ, वहाँ जाकर के जब देखता है तो उसको लगा कि ये तो काफ़ी पतली है, जो समतल मैदानों में विशाल दिखाई देती थी। तो ऊपर से देखने से वो पतली नदी के तौर पर बहती है, गहराई होता है, और वो कई चट्टानों के साथ हिलकोरे मारता हुआ, जैसे एक प्रकार से बच्चा लीला करता है, नटखट करता है, वैसे ही नटखट वो ऊपर पहाड़ पर, यानी हिमालय के गोद से जहाँ से वो निकलती है वहाँ पर देख करके लगता है जो कि वो लीला एक प्रकार से करती हुई और आगे बढ़ता है, समतल मैदान में पहुंचता है। हिमालय की इन बेटियों का न जाने कौन सा लक्ष्य है। कहने का अर्थ हो गया कि जो इस प्रकार से बेचैन होकर के बहता है तो लगता है जो कि ये कहाँ जाकर के मिलेगा, क्या करेगा, इतना तेज रफ्तार से निकलती है। नदियाँ बर्फ की पहाड़ियों में, घाटियों में, चोटियों पर अक्सर, ये छोटी छोटी नदी भी वहाँ पर इसी तरह से, ये तो बड़ी नदी है, छोटी नदी भी इसी तरह से लीलाएं करती हैं। लेखक को लगता है देवदार, चीर, सरसों, चिनार, ये सभी पेड़ का नाम है। ये जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें याद आ जाती होगी। यानी कहने का अर्थ ऊपर से आकर के, और जब समतल मैदान में आता है, जंगलों में आता है, तो वो समतल मैदान में आने के बाद में उनको उस तरह की बातें याद आ जाती है और इन लोगों को सिखाती है, बताती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नाम सुना होगा ये दो नदियों का, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नज़दीक में ही है। ये दोनों महानदियाँ, यानी बहुत बड़ी नदियाँ, लेकिन ये दोनों ही हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती है। इसलिए हिमालय से निकलती है, यानी हिमालय इसको जन्म दिया। तो इसलिए लेखक इसमें कहता क्या है, हिमालय को ससुर जो जन्म दिया है, और समुद्र को उसके दामाद कहने में भी लेखक को कोई झिझक नहीं होती। संबोधित किया है, जो समुद्र को दामाद कहते हैं लेखक, और हिमालय को ससुर कहते हैं। और कई ऐसे कवि, सिर्फ ये नागार्जुन ही नहीं, कालिदास के यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि वितवा नदी को प्रेम का विनिमय देते
जाना जिससे पता चलता है कि कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का सजीव रूप पसंद था। ये सजीव रूप इसलिए बताया जो कि ये दूसरे को भी जिंदा करता है। लोग इन नदियों के ऊपर में भी आश्रित है, जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे जितने भी है, इसलिए इसे नदियों को सजीव कहा गया। अच्छा ठीक, अब ये तो कालिदास का है, लेकिन उसके बाद काका कालेलकर नाम पाठ में पढ़ने से मालूम पड़ जाएगा। काका कालेलकर का नाम जिक्र भी इस लेसन में है। तो काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा? लोक माता। नदियों को लोक माता का रूप दिया, क्योंकि ये सर्वस्व कल्याण ही करती है। सर्वस्व कल्याण यानी सर्वस्व मतलब सभी को, कल्याण मतलब क्या? उपकार करना। ये सबको उपकार करती है। पेड़ पौधों को पानी देती है, मनुष्य अपना जीवन भी उसी नदियों से पानी पी करके ग्रह सिंचाई का काम, जंगलों का रक्षा, यानी जंगलों में जो इतना पेड़ पौधे हैं वो पानी के ऊपर ही आश्रित है, तो इसलिए ये लोक माता हो गया। कुछ कवियों ने इन्हें प्रेयसी अर्थात प्रेम का माना है, और कितने ही कवियों ने इन्हें बहन का स्थान भी दिया। एक बार लेखक स्वयं मन से बहुत उदास था, तो तिब्बत में सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। कहाँ? तो तिब्बत में। पांव पानी में लटका दिया, ऊपर में बैठ करके, चट्टान के ऊपर बैठ करके, और पांव क्या किया? पानी में लटका दिया। पानी आधा पांव जो है सो पानी में है। पांव पानी में लटका देने के बाद में उसने देखा क्या है, मन में सोचता है लटकाने के बाद कि थोड़ी देर में तन यानी शरीर और मन ताजा सा प्रतीत होने लगा, बिल्कुल फ्रेश, मन शांत हो गया। थोड़ा सा भी शरीर में आलस नहीं रहा, चिंता नहीं रहा। और लेखक कह उठा कि सतलुज बहन, तुम्हारा स्वरूप बहुत प्रिय है, तुमसे तो हृदय प्रसन्न हो, सारी खुमारी मतलब क्या? आलस्य, अर्थात आलस्य दूर हो गया। इसलिए यहाँ जो मैं थोड़ा देर आकर के विश्राम किया और पांव पानी में डाला, वो पानी से तन और मन तो ताजा हो ही गया, हृदय भी प्रसन्न हो गया। मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ, तुम पुत्री हो और यह हिमालय तुम्हारा पिता। प्रकृति तो नर्तकी के समान है। इसी प्रकृति के प्रांगण में यानी इस जगह में हिमालय अपनी अद्भुत और अनुपम छटा बिखेरी। प्रकृति की छटा को देखने के लिए लोग दूर दूर तक जाता है, कहीं पहाड़ पर चला जाता है, जंगलों में जाता है और वो नज़ारा अच्छी तरीके से देखता है। और ये सब किसका देन है? तो नदियों का ही देन है। सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। काका कालेलकर सतलुज को बताया। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता का रूप दिया है, क्योंकि ये सर्वस्व कल्याण ही करती है, हमेशा कल्याण करती है, सभी को कल्याण करती है। इसलिए इसको कौन सा? लोक माता का रूप दिया है। अगर पूछा जाए किसका रूप दिया है काका कालेलकर नदियों को, तो लोक माता का रूप दिया है कालेलकर को। ठीक, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट टाइम दूसरा पार्ट लेकर के उपस्थित होगा। धन्यवाद।